में आतंक के सीक्रेट चेहरे, इल्जाम गहरे। कश्मीर में एक पत्रकार टेररिस्ट, बहुत बड़ा खुलासा। में जो एक रईस भट्ट है, जो पहले जर्नलिस्ट भी था, बहुत सारे किलिंग में अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट और बिजबरा एरिया में इन्वॉल्व था। उसका कार्रवाई किया गया इधर से। उस इनकाउंटर में 2 टेररिस्ट मारे गए। कश्मीर में एक टीचर टेररिस्ट, बहुत बड़ा खुलासा। कश्मीर में एक सरकारी कर्मचारी टेररिस्ट, बहुत बड़ा खुलासा। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने 5 ऐसे अधिकारियों को सरकारी नौकरियों से बाहर कर दिया है जिनके खिलाफ ये इल्जाम है कि वो मिलिटेंसी में जो है इन्वॉल्व थे और मिलिटेंट्स की सहायता कर रहे थे। कश्मीर में 2 सिपाही टेररिस्ट, बहुत बड़ा खुलासा। कंप्यूटर ऑपरेटर आतंकियों का मददगार, बहुत बड़ा खुलासा। तमाम एम्प्लॉइज की वेरिफिकेशन हो रही है। ऐसे एम्प्लॉइज जो मिलिटेंसी में इन्वॉल्व है या मिलिटेंट्स की किसी तरह भी सहायता कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। घाटी में चेहरे आतंक फैलाने का काम। सोशल मीडिया का बहुत मिसयूज हो रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा है, यहाँ के कुछ जर्नलिस्ट भी कर रहे हैं। नंबर बहुत कम परसेंटेज है, लेकिन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग कार्रवाई भी करना पड़ता है। आज आतंक के ये सीक्रेट चेहरे बेनकाब होंगे। आज डेंजरस टेरर प्लान पर सर्जिकल स्ट्राइक होगी। और आप देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। धाकड़ एक्सक्लूसिव में आज हम एक बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा करने वाले हैं, जिसके बारे में आपने पहले ना कभी सुना होगा, ना आपने कभी सोचा होगा और ना आपने कभी जाना होगा, लेकिन ये सच है। और जम्मू कश्मीर में आतंकवादी संगठनों ने अब अपना टेरर स्टाइल बदल दिया है। अब उनके आतंकी हमलों को, साजिशों को कुख्यात टेररिस्ट के अलावा आम जनता जो है वो अंजाम दे रही है, जो हर पल भीड़ में रहते हैं, सरकारी सेवाओं में काम करते हैं, जो टीचर्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं। आप समझिए जरा, आतंकिस्तान का ये वो खौफनाक टेरर प्लान है जो जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा घातक साबित हो सकता है, जिस पर अब नए सिरे से सरकार और सेना का एक्शन जो है वो भी अब शुरू हो चुका है। आइए सबसे पहले हम आपको आतंकी सीक्रेट किरदारों के बारे में मिलवाते हैं, इसके बाद में आपको खुलासे की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन आइए जरा हम बताते हैं कि आखिर वो कौन कौन से खुलासे सामने आए। रईस अहमद भट्ट, जो आतंक के सीक्रेट चेहरे के तौर पर घाटी में सक्रिय हैं। ये 3 चेहरे ही नहीं, इसके अलावा ऐसे और भी क्रिट चेहरे के तौर पर कार्य कर रहे हैं। शराफत अली, जो कि स्वास्थ्य कर्मचारी के तौर पर कार्य करते हैं स्वास्थ्य विभाग में। अरशद अहमद डार, जो पेशे से तो टीचर हैं, लेकिन काम अगर आप सोचेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इसी तरह से गुलाम हसन पैरी भी उन्हीं लिस्ट में शामिल है, जो कि सीक्रेट आतंक के रास्ते, ये कहा जाए कि घाटी में सक्रिय है, जो कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर कार्य करते हैं। आपने हाल ही में देखा किस तरह से जम्मू कश्मीर में ऐसी कई घटनाएं सामने आई और उसके बाद में जो तस्वीर देखने को मिली वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी, क्योंकि जिस तरह से यहां पर देखा गया कि कई ऐसे चेहरे सामने आए जो सीक्रेट चेहरों के तौर पर घाटी में सक्रिय हैं। देखिए एक रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से आई ये तस्वीर आतंक के उस खतरनाक प्लान का पर्दाफाश कर रही है, जिसके बारे में सुनकर पूरा देश दंग है। हम ये बड़ा खुलासा करें उससे पहले श्रीनगर में मंगलवार की रात हुए एनकाउंटर की एक तस्वीर ध्यान से देख लीजिए। डाउनटाउन के रैनावारी इलाके में एनकाउंटर के बाद ये सुबह का मंजर था। एनकाउंटर को लेकर लोगों में हलचल थी। बीच सड़क एनकाउंटर में इस्तेमाल हुई खाली पड़ी कई कारतूस दिखी और आतंकियों का जिस जगह पर एनकाउंटर हुआ था वहां खून साफ करता एक आदमी नजर आया। लेकिन इस एनकाउंटर को लेकर जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ वो ये कि मारे गए दोनों आतंकवादियों में एक जर्नलिस्ट था। जी हाँ, एक पत्रकार जो कलम का सिपाही था, लेकिन उसने अपने हाथ में
कलम की जगह बंदूक उठा रखी थी। ये फोटो आईडी उसी आतंकी जर्नलिस्ट की है जिस पर नाम लिखा है रईस अहमद भट्ट और नाम के ठीक नीचे लिखा हुआ है एडिटर इन चीफ, जिसे उसके एक और टेररिस्ट साथी के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में मार गिराया गया। जैसा हम सब जानते हैं कि जो उसमें जो एक रईस भट्ट है जो पहले जर्नलिस्ट भी था, बहुत सारे किलिंग में अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट और बिजबरा एरिया में इन्वॉल्व था। श्रीनगर भी आया था तो सॉफ्ट टारगेट को हिट करने के लिए, तो हम लोग को टाइमली खबर मिल गया, हम लोग रिटेलिएट किए तो उसमें ये दोनों मारा गया। सुना आपने, रईस अहमद भट्ट एक लोकल जर्नलिस्ट था जिसका काम घाटी में अमन लाने की कोशिशें करना था, घाटी के युवाओं को आतंक के रास्ते पर भटकने से रोकना था। लेकिन वो खुद अनंतनाग का एक सीक्रेट आतंकी था जो मासूम बनकर खुलेआम घूमता था, कई टारगेट किलिंग कर चुका था और ऐसे ही एक टारगेट किलिंग के मकसद से वो श्रीनगर आया था। अब आगे सुनिए, कश्मीर रेंज के आईजी विजय कुमार ने इसके बाद कुछ और बड़ा खुलासा भी किया। सोशल मीडिया का बहुत मिसयूज हो रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा है, यहाँ के कुछ जर्नलिस्ट भी कर रहे हैं, नंबर बहुत कम परसेंटेज है लेकिन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग कार्रवाई भी करना पड़ता है। जैसा देखें तो मैं अपने जर्नलिस्ट भाई को भी ये एडवाइस करता हूँ कि कोई एंटी नेशनल एंटी सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो, फेक न्यूज़ नहीं फैलाएं, किसी को इंस्टिगेट नहीं करें, टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं करें, टेररिस्ट को ग्लैमराइज नहीं करें। यानी रईस अहमद भट्ट जम्मू कश्मीर में इकलौता जर्नलिस्ट नहीं था जो आतंकी गतिविधियों में शामिल था, बल्कि घाटी में ऐसे कई पत्रकार और भी हैं जो आतंकियों को मदद पहुंचाने का काम करते हैं, युवाओं का ब्रेन वॉश करते हैं, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाते हैं, एंटी नेशनल गतिविधियों में शामिल हैं। घाटी में स्थानीय पत्रकार ऐसा काम इसलिए कर रहे हैं ताकि कश्मीर की शांत फिजाओं में जहर घुल सके और पाकिस्तान और वहां बैठे आतंक के आका अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो सके। लेकिन अब ऐसे सफेद पोश पत्रकारों के बारे में सुरक्षा बलों को भनक लग चुकी है। आज फिनोमेना क्या है कि व्हाइट कॉलर जर्नलिज्म के अंदर में टेररिज्म रहा है। व्हाइट कॉलर टेररिज्म हम इसलिए कहते हैं, और उसमें जो वो करते थे पूरी दुनिया देखी है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किस तरह से टीवी चैनलों में बैठ करके और पूरे आतंकवादियों का जो बखान करना, उनको सपोर्ट करना, पाकिस्तान के गुणगान करना, ये तो रहा ही, और नाम बहुत सारे हैं। जम्मू कश्मीर में एक जर्नलिस्ट आतंकी को लेकर यह खुलासा सुरक्षा एजेंसियों से लेकर खुफिया एजेंसियों तक को चौकन्ना करने वाला है, क्योंकि ये नए किस्म का आतंकवाद है जिसका चेहरा बेहद आम है और आतंकी मंसूबे बेहद खतरनाक। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो आपने देखा कि कैसे घाटी में एक जर्नलिस्ट आतंकी हमलों को अंजाम दे रहा था। अब इस जर्नलिस्ट आतंकी रईस अहमद भट्ट के अलावा आतंक के कुछ और भी ऐसे सीक्रेट चेहरों को हम बेनकाब करेंगे, जिसमें एक टीचर है, एक सरकारी कर्मचारी है, 2 कांस्टेबल हैं और एक कंप्यूटर ऑपरेटर भी। नाम तौसीफ अहमद डार, पद पुलिस कांस्टेबल, काम आतंकियों को घर में पनाह देना। जम्मू कश्मीर में यह खुलासा इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि तौसीफ अहमद डार पुलवामा का रहने वाला एक पुलिस कांस्टेबल था जिसे अपने विभाग में आतंक के खिलाफ हर सीक्रेट ऑपरेशन की जानकारी होती थी और वो इसका इस्तेमाल आतंकियों को बचाने के लिए करता था, जिस पर अपने ही घर में आतंकियों को पनाह देने का आरोप है, जिस पर अपने ही 2 साथी पुलिस वालों की हत्या की कोशिश का भी संगीन इल्जाम है। नाम शाहिद हुसैन राथर, पद पुलिस कांस्टेबल, काम आतंकियों को हथियार सप्लाई। पुलवामा के तौसीफ की तरह शाहिद हुसैन राथक भी बारामूला में पुलिस कांस्टेबल के पद पर तैनात था। आरोप है कि उसने कश्मीर घाटी में आतंकियों को हथियार सप्लाई किया और जून 2021 में हथियारों के साथ पकड़ा गया था। एक तरफ जहां लगातार एनकाउंटर्स के जरिए मिलिटेंट्स को जो है मार गिराया जा रहा है, वहीं तरफ हम
दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऐसे सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है जो किसी न किसी सूरत में मिलिटेंसी के जो है सहायता दे रहे हैं। नाम अरशिद अहमद डार, पद टीचर, लेकिन हिजबुल मुजाहिदीन का सदस्य। जी हां, सही सुना आपने, अवंतीपोरा का रहने वाला अरशिद अहमद डार पेशे से टीचर है, लेकिन वो सीआरपीएफ पर पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल रहा है और जमाते इस्लामी के लिए फंड जुटाने का काम भी करता था। सरकार काफी अलर्ट है। उन्होंने कल पिछले 24-48 घंटे पहले 5 लोगों को बर्खास्त किया है, जिसमें एक टीचर भी था, कंप्यूटर इंजीनियर भी था, शायद जर्नलिस्ट भी था, जो लोगों को गलत तरीके से प्रभावित कर रहे थे। वुहान बानी के मारे जाने के बाद में काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो है वो आतंकवाद के साथ जुड़े, वो सेल्फ रेडिकलाइज्ड है, वो उनका फायदा जो है आतंकवादी उठा रहे हैं। नाम शराफत अली और गुलाम हसन पैरी, पद स्वास्थ्य विभाग में शराफत और श्रीनगर में कंप्यूटर ऑपरेटर गुलाम। काम शराफत आतंकियों का मददगार था, जबकि गुलाम प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी का सदस्य। बड़ी बात यह भी है कि जहां सरकारी कर्मचारी शराफत अली नकली नोटों के कारोबार में भी शामिल था, वहीं श्रीनगर में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर गुलाम हसन पैरी की सरकारी नौकरी अलगाववादी नेता गिलानी की सिफारिश पर लगी थी और जो कश्मीर में इस्लामिक स्टेट के आतंकियों का मददगार भी है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने 5 ऐसे अधिकारियों को सरकारी नौकरियों से बाहर कर दिया है जिनके खिलाफ ये इल्जाम है कि वो मिलिटेंसी में जो है इन्वॉल्व थे और मिलिटेंट्स की सहायता कर रहे थे। यानी जम्मू कश्मीर के ये वो आम चेहरे हैं जो सड़क पर रहें तो किसी को शक न हो, जो सरकारी विभाग में काम करें तो भी किसी को भनक न लगे, जो बाजार में घूमे तो भी कोई इनके आतंकी मंसूबे समझ न पाए, जो सैलरी तो सरकार से उठाएं लेकिन वफादारी आतंकियों की निभाएं। आतंकवादियों के पास में जो वेल नोन एलिमेंट्स हैं वो है ही नहीं है। सिक्योरिटी फोर्स ने तो केवल 80 to 85% जो लीडर्स हैं और वेल नोन है उनको मार गिराया है। अभी जो उनका बचा कुछ है वो यही लोग हैं। उनकी बड़ी कोशिश है कि इनको भी इस्तेमाल किया जाए टेररिज्म को फैलाने के लिए, आतंकवाद को फैलाने के लिए, लेकिन हिंदुस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस काफी ज्यादा अलर्ट है। खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों की इन सीक्रेट आतंकियों की हर गतिविधि हाल ही में मालूम चली थी और जम्मू कश्मीर सरकार ने सिस्टम में मौजूद आतंक समर्थक ऐसे 5 सरकारी सेवाओं से जुड़े आतंकियों को ढूंढ निकाला और उन 5 को पद से बर्खास्त कर दिया गया। श्रीनगर से साहिल सुहेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो कश्मीर की टेरर फाइल तो आपने देख ली और आइए हम अब आपको द फिल्म कश्मीर फाइल्स के बारे में बताते हैं, जिसे मुस्लिम देश यूएई में बिना किसी कट के रिलीज कर दिया गया है। लेकिन सवाल है कि अपने ही देश में इस फिल्म को इस्लामोफोबिया से ग्रसित बताकर विवाद बढ़ाया जा रहा है। Azadi is a song of terrorism. This is the time for justice, Krishna. द कश्मीर फाइल एक ऐसी फिल्म जिसने दुनिया भर में तहलका मचा दिया। जनता ने पसंद किया, जनप्रतिनिधि ने पसंद किया, सड़क पर चर्चा हुई, संसद में चर्चा हुई। किसी ने समर्थन तो किसी ने विरोध किया। कश्मीरी पंडितों पर हुए नरसंहार पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स सारी सीमाओं को पार करके अब सिंगापुर और यूएई में रिलीज होगी। बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान में द कश्मीर फाइल्स सेंसर बोर्ड के कई कट्स के साथ रिलीज हुई, जबकि यूएई में ये फिल्म अनकट रिलीज हो रही है। खुद फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट करके जानकारी दी। बड़ी जी, आखिरकार संयुक्त अरब अमीरात के सेंसर बोर्ड ने द कश्मीर फाइल्स को पास कर दिया है। ये फिल्म बिना कट और 15+ की रेटिंग के साथ सिनेमाघरों में 7 अप्रैल को रिलीज होगी। 4-4, 5-5 फिल्में बनी कश्मीर के ऊपर, वेदर कोई भी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, पर उनमें से किसी भी फिल्म ने कश्मीरी पंडित का वर्ग तो नहीं दिखाया था।
उनकी कहानी तो नहीं दिखाई, तो किसी ने नहीं कहा कि आप एक टेररिस्ट को ग्लैमराइज करके क्यों एक फिल्म बना रहे हो, क्यों आप जो 5 लाख कश्मीरी हिंदू निकाल दिए गए उनके बारे में एक भी शब्द नहीं है। चाहे कोई भी फिल्म है, चाहे वो जो भी फिल्म है आप ले लीजिए, कहीं किसी का जिक्र नहीं है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर हिंदुस्तान में हंगामा अभी थमा नहीं है। दिल्ली की सरकार और बीजेपी में इस फिल्म को लेकर सियासत जारी है। अगर आप पंडितों की बात कम करें, उनके सुधार की बात जीरो करें और किसी को राजनीतिक रूप से बार बार भुनाएं, चाहे चैनल्स द्वारा चाहे मीडिया द्वारा, तो सही नहीं है। ये उल्टा एक बड़ा क्रूर मजाक है कश्मीरी पंडित्स के विषय में। आप ठोस बता दीजिए क्या क्या किया है। बार बार प्रधानमंत्री का आना और ऐसे वक्तव्य देना एक फिल्म के बारे में, मैं समझता हूँ राजनीतिक भुनाने की प्रक्रिया है। कश्मीर से 1990 के पलायन के दौरान कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को दिखाने वाली इस फिल्म को पहले अज्ञात कारणों से संयुक्त अरब अमीरात में बैन कर दिया गया था, लेकिन अब ये फिल्म 7 अप्रैल को यूएई के बड़े पर्दों पर रिलीज होगी। कश्मीर फाइल ने जिस तरह से कश्मीर के गुनाहगारों की, कश्मीर के लोगों के बदहाली के गुनाहगारों की फाइल खोली है, उसका एहसास जो है वो पूरी दुनिया को है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लोग इस गुनाह के गुनाहगार हैं, दोषी हैं, वो जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको किस तरह से कम नल रंग दिया जाए। कहीं आलोचना तो कहीं प्रशंसा पा चुके फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को ब्रिटिश संसद में आमंत्रित किया गया है। 1990 के दशक के दौरान कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अत्याचारों के बारे में बताने के लिए विवेक अग्निहोत्री को बुलाया गया है और अपने देश में इस फिल्म को नफरत फैलाने का माध्यम बताया जा रहा है। हालांकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस फिल्म के समर्थन में हैं। Public will receive it positively. We are seeing that documentation or the picture Kashmir Files. There is tremendous amount of enthusiasm among the people. And it's nothing to do with politics. Unfortunately, in our country, people have the tendency to make everything controversial. And also try to give it a political color. What is political color? Factual, actual, and textual. हिंदुस्तान में फिल्म को इस्लामोफोबिया कहा गया। कहा गया कि इस फिल्म के जरिए हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुस्लिम देश संयुक्त अरब अमीरात ने कश्मीर फाइल्स के विरोधियों को करारा जवाब दिया है। बात विचार करने की है। हमारे देश में फिल्म को मुस्लिम विरोधी बताकर लोग क्या अब मुस्लिम मुल्क से सीख लेंगे या विरोध के नाम पर कश्मीर की सच्ची फाइल्स का विरोध ही करते रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। लिखा गया वो कश्मीर हमारा था, तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? भारत के समंदर में अब होगा डेंजरस सिकंदर। अमेरिकन एयरक्राफ्ट P-8I भारतीय नौसेना के दूसरे P-8I एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन को नौसेना में शामिल किया गया और P-8I के दूसरे स्क्वाड्रन के संचालन की जिम्मेदारी INAS यानी कि इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 316 को दी गई। INAS 316 को कॉन्डोर्स नाम दिया गया है। आपको ये भी बताते चले P-8I लंबी दूरी की मल्टीपर्पज सर्विलांस और एंटी मरीन अटैक एयरक्राफ्ट है और इसे हवा से जहाज में मार करने वाली मिसाइलों और टॉर्पीडो से लैस किया जा सकता है। P-8I की मौजूदगी से हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना की निगरानी क्षमता अब और भी ज्यादा मजबूत होने वाली है। समंदर का डेंजरस सिकंदर, नौसेना की बढ़ी ताकत, दुश्मनों को मिलेगा करारा जवाब। भारतीय नौसेना के दूसरे P-8I एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन को नौसेना में शामिल किया गया। इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 316 के लिए समारोह गोवा में INS हंसा में आयोजित किया गया। INS 316 को कॉन्डोर्स नाम दिया गया है। भारतीय नौसेना हवाई स्क्वाड्रन 316 बोइंग P-8I का संचालन करेगी, जो लंबी दूरी के लिए कई खूबियों से लैस है। समुद्री टोही और पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है। भारत हिंद महासागर क्षेत्र में एक
पसंदीदा सुरक्षा भागीदार है। भारतीय नौसेना एक प्रतिबद्धता का अभिन्न अंग है। INS 316 की कमीशनिंग हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और निगरानी को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसे जहाज से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और टॉर्पीडो से लैस किया जा सकता है। इससे हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना की निगरानी क्षमता में इजाफा होगा। नई टुकड़ी का गठन हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते दखल को लेकर जारी चिंताओं को देखते हुए किया गया है। गेम चेंजर माने जाने वाला ये विमान समुद्री निगरानी और हमले, खोज और बचाव के लिहाज से अहम है। ये वेपन प्लेटफॉर्म को टारगेट डेटा प्रदान करता है, साथ ही समय समय पर अहम जानकारी भी देता है। INS 316 बोइंग P-8I विमानों का संचालन करेगा। ये मल्टी रोल लॉन्ग रेंज टोही एंटी सबमरीन वॉरफेयर विमान है, जिसे एयर टू शिप मिसाइलों और टॉर्पीडो की श्रृंखला से लैस किया जा सकता है। ये गेम चेंजर विमान समुद्री निगरानी और आक्रमण करने, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध मिशन, खोज और बचाव, वेपन प्लेटफॉर्म्स के लिए लक्षित डेटा उपलब्ध कराने, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के लिए महत्वपूर्ण निगरानी जानकारी देने में सक्षम है। नौसेना ने कहा है कि कोंडोर्स को उत्कृष्ट संवेदी क्षमताओं, शक्तिशाली और तेज नाखूनों और बड़े विशाल पंखों के लिए जाना जाता है, जो वायुसेना की क्षमताओं और स्क्वाड्रन की परिकल्पित भूमिकाओं का भी प्रतिरूपण है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो हिंद के समंदर का जो डेंजरस सिकंदर इसे हम कह रहे हैं, उसकी खासियत क्या है जरा वो भी समझिए। दरअसल ये कई खासियतों से लैस है। P-8I एयरक्राफ्ट दरअसल समुद्र की मुस्तैद निगरानी करने में पूरी तरह से सक्षम है। इतना ही नहीं बल्कि जो पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान भी इसे माना जाता है और अत्याधुनिक सेंसर से ये लैस है। पनडुब्बियों पर टॉर्पीडो अटैक करने में भी ये पूरी तरह से सक्षम है। 129 सोनोबॉय को ले जाने में भी ये पूरी तरह से सक्षम है। सोनोबॉय पनडुब्बियों का पता लगाता है और साथ ही साथ एंटी शिप मिसाइल दागने में भी ये P-8I एयरक्राफ्ट पूरी तरह से सक्षम है। ये इसकी खासियत है। अगर इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज 2200 किलोमीटर की है। आप समझ सकते हैं 2200 किलोमीटर की लगभग की इसकी रेंज है। वहीं 789 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ में ये उड़ान भर सकता है। तो इस खासियत के साथ में P-8I अब और भी ज्यादा भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाएगा। अब बात सेना की ताकत में बढ़ोतरी की। 2018 और 2019 के बीच में LOC और IB पर स्नाइपिंग की घटनाएं काफी तेजी से बढ़ी थी। कई तरह की रिपोर्ट्स आंकड़े आए, जिसके बाद सेना को और भी ज्यादा मजबूती देने का फैसला लिया गया है। आप ये भी समझिए कि भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में LOC पर तैनात सैनिकों के लिए फिनलैंड से आयात नवीनतम स्नाइपर्स राइफल शामिल की हैं और इन राइफल्स के जो नाम है वो साको 338 TRG-42, साको .338 TRG-42 के अलावा स्नाइपर राइफल्स पहले से ही इनके पास में मौजूद हैं और हथियारों के मुकाबले बेहतर रेंज वाली से माना जाता है और इसकी जो मारक क्षमता है वो पहले से और भी ज्यादा बेहतर है। हिंदुस्तान के दुश्मन को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। रात के अंधेरे में होगा आतंकियों का शिकार। बॉर्डर पर बढ़ गई भारत की ताकत। मिल गया सबसे सटीक और भरोसेमंद हथियार। दुश्मनों पर होगा जोरदार प्रहार। LOC पर दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना की ताकत अब और बढ़ गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में LOC पर तैनात जवानों को फिनलैंड से मंगाई गई घातक स्नाइपर राइफल्स दी जा चुकी हैं। जवानों को दी गई इन राइफल का नाम है साको .338 TRG-42। साको .338 TRG-42 एक स्नाइपर राइफल है और इस राइफल की रेंज पहले के हथियारों के मुकाबले काफी बेहतर है। इसकी मारक क्षमता बेमिसाल है। ये कदम LOC पर भारतीय सेना के जाबाज स्नाइपर्स को और अधिक घातक बनाने के लिए उठाया गया है।
जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाकों में गश्त कर रहे सैनिकों के लिए स्नाइपिंग एक बड़ी चुनौती रही है। और धाकड़ एक्सक्लूसिव में यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। और इस समय की बड़ी खबर पाकिस्तान से, जहां पर राजनीतिक उलटफेर के बीच में, उठापटक के बीच में अब से कुछ देर के बाद में इमरान खान देश को संबोधित करने वाले हैं। अब से कुछ देर के बाद लगभग 15 मिनट का वक्त बाकी है। माना जा रहा है इमरान खान इस बीच अपने संबोधन में कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं। 15 मिनट के बाद में इमरान खान का संबोधन होगा। आखिर क्या वो कहते हैं, ये देखने वाली बात है। दरअसल आज जो अविश्वास प्रस्ताव था इमरान सरकार के खिलाफ, उस पर चर्चा होनी थी, लेकिन जैसे ही सत्र शुरू हुआ 30 सेकंड के अंदर ही सत्र जो है वो खत्म भी हो गया और ये कहा जाए स्थगित हो गई कार्रवाई 3 अप्रैल तक। और अब से कुछ देर के बाद में 15 मिनट के बाद में इमरान खान का देश को संबोधन है। भारतीय समय अनुसार शाम 7:45, यानी कि अभी जो आपकी घड़ी में जो वक्त है 7:31 हो चुका है। यानी कि आप समझिए कि जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। अब से सिर्फ 14 मिनट बाकी हैं। देखने वाली बात है कि आखिर इमरान खान क्या कहते हैं राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में। अब से कुछ देर के बाद में इमरान खान का ये संबोधन होगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि क्या इमरान खान का ये संबोधन उनके इस पारी का आखिरी संबोधन होगा, क्योंकि जिस तरह से अब जो हालात बने हुए हैं वो इमरान खान के फेवर से कोसों दूर जा चुके हैं। आज पाकिस्तान की संसद में जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होनी थी तो ये कार्रवाई शुरू होते से ही कार्रवाई जो है वो पूरी भी हो गई और वो स्थगित हो गई। कुछ देर के बाद ही 3 अप्रैल तक कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद में पाकिस्तान की संसद में जोरदार हंगामा हुआ। जैसे ही शुरू हुई उसके बाद ही स्थगित हो गए तो इमरान के खिलाफ गो न्याजी गो इमरान गो के नारे लगे। इसी बीच एक और बड़ा झटका इमरान खान को लगा है। बड़ी खबर पाकिस्तान से, इमरान खान के 14 और ऐसे सांसद हैं जो अब उनका साथ छोड़ चुके हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इमरान की पार्टी पीटीआई के ही 14 सांसदों ने विपक्षी दलों के साथ में हाथ मिला लिया है और अब इस लिहाज से संसद में इमरान खान के पास में जो संख्या है वो घटकर सिर्फ 142 सांसदों की रह गई है। इमरान खान के पास अब बहुमत से 30 सांसद कम है, यानी कि 172 जो सांसद होने चाहिए बहुमत के लिए, अब उस नंबर गेम से भी कोसों दूर जा चुके हैं। मेरे साथ में इस समय मेरे साथी प्रदीप दत्ता भी जुड़ रहे हैं और इस्लामाबाद से इस समय मेरे साथ में जुड़ रखे हैं कास्पर जी भी। लेकिन सबसे पहले कास्कर जी मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्या जानकारी मिल रही, 14 और सांसदों ने साथ छोड़ दिया? ये बिल्कुल ऐसा है कि जिस तरह हम पहले भी इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहे थे, आज भी हमने ये खबर ब्रेक है कि 14 ऐसे हैं जो उनका साथ छोड़ गए हैं, तो 14 के साथ कुछ और लोग भी मिल गए हैं। तो वाकई ये खबर बिल्कुल दुरुस्त है, जिस तरह लोकल मीडिया अभी रिपोर्ट कर रहे हैं, हमने तो खैर पहले ही कर दिया था इसको। तो इमरान खान साहब का जो शिप है सबको पता है कि वो डूबने लगा है, तो उसमें से छलांगे लगाई जा रही हैं। जिस तरह एमक्यूएम, मैं आपको बताऊं कि एमक्यूएम का जो कोलिशन पार्टनर था इनका, उनका जब अपोजिशन के साथ मिलना एक बहुत बड़ा टर्निंग और ब्रेकिंग पॉइंट था, और जिसके बाद सबको पता चल गया कि अब एस्टेब्लिशमेंट का मूव क्या है। उसके बाद इमरान खान साहब के पास क्या चीजें बचे, तो इमरान साहब के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात का सबब बन गए, बहुत ज्यादा मुश्किलात है। मेरे ख्याल है जिस आप कह रही थी बिल्कुल एग्जैक्टली आपने बेहतरीन खुलासा किया कि इमरान खान साहब हर सूरत में हर कलर इस्तेमाल करो,
हाँ सब कॉर्नर हो गए हैं। और मेरा ख्याल है यानी कि कास्पर जी ये समझे कि जो भी ऑप्शंस पहले बनाए जा रहे थे अब वो ऑप्शंस भी उनसे दूर जाते जा रहे हैं, क्योंकि 142 ही अब उनके पास में सांसद हैं। प्रदीप, अब से कुछ देर के बाद में इमरान खान का संबोधन होना है, मुझे लगता है कि सिर्फ 10 मिनट का वक्त बाकी है। सभी की निगाहें ये कि संबोधन में क्या होगा और क्या ये संबोधन इमरान खान के लिए सरकार का आखिरी संबोधन होगा। बिल्कुल ऐसा ही कुछ लग रहा है, जैसे कि 3 सांसद इस समय 30 के करीब सांसद उन्हें छोड़ चुके हैं, जहाज डूब रहा है। और देखिए किस तरीके की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज लेकर इमरान खान आ रहे हैं। जब जब किसी भी पॉलिटिशियन का जहाज पाकिस्तान में डूबता है तो सबसे पहले वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होती है, उसके लिए भारत को ब्लेम किया जा रहा है। तो इस वक्त भी वो भारत को ब्लेम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये लास्ट मिनट जो एफर्ट है उससे कोई फायदा हो, लेकिन कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि एक तो ये जो सियासी जो क्रिकेट मैच जो चल रहा है इस समय पाकिस्तान की पिच पे, इसका एम्पायर जो है पाकिस्तान आर्मी, और पाकिस्तान आर्मी ने उसे ऑलरेडी डिक्लेयर हर्ट कर दिया और उसे कहा है कि पेविलियन आ जाइए और आपकी इनिंग खत्म हो चुकी है। और मेरे ख्याल से अगर एम्पायर ने बोल दिया है तो उसके बाद वहां खेलना आखिरी बॉल तक मेरे ख्याल से पागलपन होगा। वो एक फेस सेवर की तौर पे वो खेल रहे हैं। उनको लगता है कि शायद अगर कभी इलेक्शन जब होते हैं तो मैं लोगों को ये बता पाऊंगा, देखिए मैं करप्शन के अगेंस्ट था, मैं फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट चाहता था। यही एक वजह रही है कि उन्होंने पिछले कुछ दिन पहले इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी की बड़ी सराहना की थी। वो यही कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है मैं भी वैसी चाहता था, लेकिन कुछ सियासी ताकतें और कुछ ममालिक जो हैं वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वही मुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है ये नैरेटिव उनका बिकने वाला नहीं है। ऑलरेडी सरकार सब जान चुके हैं कि अगर इन्फ्लेशन की हालत देखें बहुत बढ़ती जा रही है, महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है, इकोनॉमी की हालत खराब है, फॉरेन पॉलिसी इनकी बिल्कुल खराब थी। इमरान खान का अगर पॉलिटिकल नैरेटिव पे आप देखें बहुत ही अजीब तरीके का हो रहा था, एक दूसरे पे जिस तरीके से लालच लगाए जा रहे थे। लेकिन इमरान खान ने नया पाकिस्तान बनाया तो नहीं, लेकिन हाँ पुराने तरीके वही हथकंडे अपनाने की कोशिश कर रहे हैं भारत को ब्लेम करने से। अगर उनको लगता है कि आखिरी वक्त पे वो कुछ कर पाएंगे, मुझे लगता नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है अगर डेमोक्रेसी है तो मेरे ख्याल से सांसद उनके साथ होने चाहिए, जो उनके साथ नहीं है। 142 यानी कि 30 कम हो जाते हैं। कास्पर जी भी कुछ कह रहे हैं, कोई अपडेट है उनके पास में? जी कास्पर जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह हमारे दोस्त कह रहे थे मैं इनसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं, लेकिन जिस तरह एक पॉइंट बार बार ये रेज कर रहे हैं कि ये लगता नहीं है इनको, मैं इनको ये बता दूं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर बड़े मोड़ आते रहते हैं, कोई फाइनल से नहीं होता। इन केस के अगर अनहोनी हो जाए तो इमरान खान साहब बचा सकते हैं अपने आप को, लेकिन जो इस तरीके से इनके शिप से लोग भाग रहे हैं लगता नहीं है। अगर बहुत बड़ी अनहोनी होगी तो एक और बात है, लेकिन मेरे ख्याल से पोजीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और इस वक्त बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ, लेकिन कास्पर जी आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी, लेकिन वो चर्चा भी नहीं हुई, इसके क्या मायने हैं? इसके यही मानी है कि जिस तरह हमने देखा है कि आज जो चर्चा होनी थी उसके अंदर सबको पता था कि अब यहाँ पे क्या होने जगह है। चर्चा के हक में आज अपोजिशन पार्टीज भी नहीं थी। आपको याद होगा कि जिस तरीके से आज क्वेश्चन एयर होने थे, तो पहले जब मरियम औरंगजेब वहां पर आई है तो उन्होंने कहा कि कोई चर्चा नहीं चलेगी, आज आप वोटिंग करवाएं। उसके बाद जब नेशनल असेंबली के जो स्पीकर थे, जो कि एक्चुअली हाउस चलाते हैं, डिप्टी स्पीकर थे आज कासिम सूरी, आज जब दूसरे के पास गए रोहिल असगर के पास, उन्होंने भी ये बात कही कि नो चर्चा एट ऑल, आप वोटिंग करवाए। तो इससे एक मूड वाज़ेह हो गया था। अपोजिशन तैयारी के साथ आई थी और उनके जो गवर्नमेंट के बेंचेस के ऊपर थे उनके नंबर पूरे नहीं थे, तो लिहाजा बेस्ट यही था कि इसको जिस तरह उन्होंने 2 दिन के लिए आगे कर दिया, क्योंकि हुकूमत के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। आज चर्चा होती तो मेरा ख्याल है हुकूमत ने तो आज ही कोलैप्स कर देना था। हुकूमत तैयार नहीं थी, लेकिन अपोजिशन पार्टी तो रोजाना तैयार होके आते हैं जब भी सेशन का एक होता है। तो मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब का जो जाना है वो अब तय हो चुका है। अब किस तरीके से जाते हैं ये उनके खिताब के, उनके एड्रेस के दौरान ये चीज वाज़ेह हो जाएगी। बिल्कुल, और अब वहां पर जो हलचल है वो बढ़ चुकी है। अपने दर्शकों को बताते चले सिर्फ 7 मिनट का वक्त बाकी है, ये कहा जाए कि उससे भी कम वक्त बाकी है जब इमरान खान का संबोधन होगा। वहां हलचल बढ़ चुकी है, तस्वीरें जो हैं वो अब आना शुरू हो चुकी है। सबसे पहले टाइम्स ऑफ भारत आपको ये तस्वीर दिखा रहा है। इमरान खान ने जो मीटिंग की थी, दरअसल वो मीटिंग की तस्वीर सबसे पहले टाइम्स ऑफ भारत पर आप देख रहे हैं। सीसीएस के साथ में जो मीटिंग थी, पाकिस्तान से जुड़ी हुई, वहां की सियासत से जुड़ी हुई पल पल की हर अपडेट सबसे पहले टाइम्स ऑफ भारत पर आप देख रहे हैं। जो एक्सक्लूसिव तस्वीर अभी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, दरअसल ये जब इमरान खान ने सीसीएस की बैठक ली, ये उस समय की तस्वीर है। और अब से कुछ देर के बाद में इमरान खान इस बैठक के बाद में एक संबोधन करने वाले हैं। जो कास्पर कलासरा जी हमारे साथ में लगातार बने हुए। कास्पर जी, जरा इन तस्वीरों को समझाइए, कौन कौन इस मीटिंग में, इस बैठक में शामिल है?
इसमें इमरान खान साहब की पूरी कैबिनेट शामिल है, इसमें फोर्सेस के चीफ शामिल हैं। आप इसमें लोकेट कर सकते हैं इसको जनरल बाजवा साहब को। जनरल बाजवा साहब बैठे हुए हैं। आर्म फोर्सेस की टॉप जो वो है वो बैठी हुई है बाजवा साहब के साथ। दूसरे जो इंपॉर्टेंट जनरल्स हैं वो बैठे हुए हैं। टॉप जो इस वक्त लेफ्टिनेंट हैं इसके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के सिविलियन कैबिनेट जिसे आप कहते हैं वो मौजूद हैं। और उनके देखते थे साथ में सीनियर 3 ब्यूरोक्रेट्स इसके अंदर मौजूद है। और इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है और उनके चेहरे बड़ी अच्छे तरीके से हम गेस कर सकते हैं कि आज मूड कैसा रहा होगा और क्या क्या चीज उसके अंदर डिस्कस होगी। ये तो खैर कहानियां खुलेंगी, हमारे पास इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब का जो एड्रेस है वो सब कुछ बता देगा कि आज इस इजलास के अंदर हुआ क्या है। सारी पाकिस्तान की निगाहें और मेरे ख्याल रीजन के जितने भी ममालिक हैं उनकी निगाहें आज इमरान खान साहब के एड्रेस के ऊपर है। कोई कुछ भी हो सकता है। इमरान खान साहब के मतलब मशहूर है ही स्पीक्स हिज माइंड। अगर वो माइंड बना के आए तो वो कुछ भी हो सकता है। मेरा ख्याल है जितना सिचुएशन है इसके अंदर पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट को तो उनको पता है कि जी मेरे जो नंबर है वो बहुत कम है। अपना फेस सेव करने के लिए रिजाइन भी हो सकता है, लेकिन हमें देखना होगा वो क्या ऑफर करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से इस्लामाबाद में एक बड़ी रैली उन्होंने संबोधित की थी प्रदीप, और तब भी सबकी निगाहें उधर ही थी कि आखिर क्या होता है। लेकिन तब के हालात में और अब के हालात में जमीन आसमान का अंतर नजर आता है। सिर्फ 3 मिनट बाकी हैं। आखिर इमरान खान क्या कहेंगे, क्या सफाई देंगे, क्या अपनी उपलब्धियां सुनाएंगे? देखिए, सफाई तो नहीं देंगे, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि नैरेटिव सेट करने का ये होगा कि उसे कहते हैं फेस सेवर। नैरेटिव सेट ये करेंगे कि ये बताना ये चाहेंगे कि मैं देखिए ईमानदार सरकार चाहता था, मैं चाहता था नया पाकिस्तान बनाना, मैं करप्शन फ्री लोगों को हटाना चाहता था। ये जितने भी करप्ट ताकतें हैं ये हाथ मिला चुकी हैं और ये मुझे निकालना चाहती है। लोगों के सामने उसे कहते हैं पॉलिटिकल मार्टिर बनने की कोशिश करने की इमरान खान कोशिश करेंगे, क्योंकि ये फेस सेवर है। क्योंकि कल भी वो ऐसी भाषण देना चाहते थे जो उन्हें लास्ट मोमेंट पे रोक दिया गया था, लेकिन भूल गए थे इमरान खान कि यहाँ जो अंपायर है इस क्रिकेट मैच का वो पाकिस्तान आर्मी है। कुछ महीने पहले ये प्रॉब्लम जब हुई थी, जब डीजी आईएसआई को लेके जब उन्होंने नदीम अंजुम को चुना था, तो इमरान खान चाहते थे डीजी जो हैं हमीद रहें, क्योंकि उनके साथ रिलेशनशिप अच्छे थे और बाद में शायद हो सकता है कि चीफ भी प्रमोट करना चाहें। मेरे ख्याल से यही एक गलती कुछ वर्ष पहले नवाज शरीफ ने करी थी और यही गलती इमरान खान ने करी। एक इंस्टीट्यूशन को खिलाने की कोशिश की, ना वो अपना पार्लियामेंट जो इंस्टीट्यूशन है जो जमहूरियत में इंपॉर्टेंट होता है ना उसे संभाल पाए, ना आर्मी को हिलाने की कोशिश की। और यही प्रदीप, यही एक बड़ी जो चुनौती है इमरान खान के सामने। यही वजह है कि उन्होंने विपक्ष के जो तमाम दल हैं उनको ये प्रस्ताव भी दिया कि भाई आओ ये जो प्रस्ताव, जो अविश्वास प्रस्ताव है उसको रद्द करो, उसको वापस लो और उसके बाद में संसद भंग की जाए। लेकिन विपक्ष अपने रुख पर अड़ा हुआ है। बिलावल भुट्टो का कहना है कि इमरान को भागने का कोई रास्ता नहीं दिया जाएगा, इमरान अपना चेहरा नहीं बचा सकते, इमरान को इस्तीफा देना ही होगा। इमरान भागना चाहते हैं लेकिन इमरान भागना बंद करो, ये बिलावल भुट्टो का कहना है। उनका कहना है कि इज्जत के साथ इमरान हमारा सामना करें, और यही बार बार उन्होंने दोहराया भी है। देखिए, ऑप्शन रहते हैं, 3 ऑप्शन रहते हैं जो इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ये है कि एक उन्हें फेस सेवर कहा जा रहा है कि आप अपने आप को रिजाइन कर दीजिए, आपको हम फेस सेवर देंगे और सेफ एग्जिट देंगे, जो उन्हें कहा जा रहा है, उनके टेबल पे रखा जा रहा है। दूसरा उनके पास ये है कि अगर असेंबली को वो रद्द करते हैं और उसके बाद चुनाव जल्दी करवाते हैं तो वो एक वो तरीका है, क्योंकि वो जो अब उन्हें मालूम है कि वो कर नहीं सकते। क्योंकि अगर हालात देखेंगे जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर गोनियाजी को के नारे लग रहे हैं, सड़कों पर इमरान खान के अगेंस्ट नारे लग रहे हैं, बहुत भीड़ उनके जलसों में भी देखी जा रही है, तो उसमें लगता है कि पाकिस्तान की जो पंजाब है ना, देखिए अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है पाकिस्तान की आर्मी, और दूसरी अगर बात करें पंजाब है। दोबारा रुक करती हूं प्रदीप, अपने दर्शकों को बताते चले टाइम्स नव भारत पर बड़ी कवरेज जारी है और क्या एक रात में पूरी जिंदगी जी सकते हैं? ट्राई करते हैं। हर पल जी ले तू अभी, हर लम्हा है जिंदगी। तो कैसी रही जिंदगी? Every moment was magic. Make every moment a magic moment. 10 साल बाद भी ऐसी शान, बर्जर लॉन्ग लाइफ में जिसका प्योर सिलिकॉन दे धूल बारिश और फंगस से प्रोटेक्शन और ब्यूटी चले लॉन्ग। बर्जर लॉन्ग लाइफ में। कोई क्रिकेट को इस तरह भी देख पाएगा ये कभी सोचा नहीं था। वसंत मिर्च पाउडर, शुद्धता ऐसी ममता जैसी, बेमिसाल क्वालिटी की 100% गारंटी। काफी टाइम से मेरा इंक्रीमेंट सीढ़ी के पहले पड़ाव पे हो अभी तो।
कल टॉप पे होंगे। वो कल कभी नहीं आएगा दोस्त। आपकी सही कीमत समझने वाले हमेशा करते हैं सीधी बात, जैसे करता है IIFL फाइनेंस। IIFL गोल्ड लोन, ब्रांच में सोना दो, 5 मिनट में पैसा लो, ज्यादा लोन की रकम, झंझट सबसे कम। IIFL फाइनेंस, सीधी बात। नाम कमाया मैंने अपने काम में इन्वेस्ट करके, और फिट बनी अपने हेल्थ में इन्वेस्ट करके। तिरुपति सनप्राइड सनफ्लावर ऑयल, माय प्राइड ऑफ गुड हेल्थ। मैडम जी, वो सारे पैसे लेके भाग गए और मेरा वड़ा पाव भी ले गए। दिखाते हैं इनको। वड़ा पाव डीलर निकाल दे इसके बाद। पंक्चर के बाद भी इससे हवा नहीं निकलेगी, क्योंकि ये है JK पंक्चर गार्ड टायर, जो कील लगने के बाद भी होता है हील। JK पंक्चर गार्ड टायर, अब हवा नहीं निकलेगी। सब आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। चमकी चाट मसाला। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच सच। MDH सुपर हीरो सीन। तुम किसी भी तरह उस बिल्डिंग के अंदर घुसकर वहाँ क्या हो रहा है उसका इंटेल प्रोवाइड करना पड़ेगा। 89 हॉस्टाइल्स कंफर्म। OLX ऑटो से देता है आपकी कार का बेस्ट प्राइस। सुनीता, सुना तुमने ये क्या बोल रहे हैं? यही कि OLX ऑटोज देता है आपकी कार का बेस्ट प्राइस। ये प्राइस ही नहीं, सरप्राइज है। विजिट olxautos.in। हो गए हम कहाँ? गाइए हैप्पी गाने आपकी आवाज में। स्म्यूल इंडिया जैम्स हियर। अरे वाह, कैसा लगा सेंचुरी मार के? स्वाद नहीं आया यार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच सच। MDH मेडी बडी गोल्ड, यहाँ आपको और आपके पूरे परिवार को मिलता है अनलिमिटेड एक्सपर्ट डॉक्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड मेडी बडी नाउ। जो थर्ड ऑप्शन है वो अविश्वास प्रस्ताव में हार, इमरान सत्ता छोड़े, विपक्षी दल मिलकर सत्ता संभाले। जो इसके अलावा जो ऑप्शन 4 है वो राजनीतिक अस्थिरता में सेना सत्ता संभाल सकती है, ये भी एक सिचुएशन है। तो ये 4 ऑप्शंस इस दौरान अभी नजर आ रहे हैं पाकिस्तान की सियासत के लिहाज से, क्योंकि जिस तरह से अब एक एक करके 14 और जो सांसद हैं इमरान खान के समर्थन वाले, वो अब विपक्ष के साथ हाथ मिला चुके हैं। अब इमरान खान के पास में जो 172 वाला बहुमत का जो मत था, ये कहा जाए, अब वो भी उससे काफी दूर जा चुके हैं। 3 जो सांसद हैं, 30 सांसद अभी उन्हें और चाहिए। अब उनके पास में सिर्फ और सिर्फ 142 सांसदों का ही समर्थन है, यानी कि बहुमत से कोसों दूर, कोसों पीछे अब आ चुके हैं इमरान खान। प्रदीप, अगर इस नंबर गेम को समझे तो ये कहा जाए कि इमरान खान के कोर्ट से अब बॉल काफी बाहर जा चुकी है, अब संभालना भी बहुत मुश्किल है, या ये कहा जाए कि अब इस पूरे क्रिच पर वो फिलहाल अकेले नजर आते हैं। और 36 रन बनाने हैं तो वो होपिंग अगेंस्ट होप की बात हो जाती है। 3 गेंदों में 36 रन बनते नहीं, 3 छक्के भी मारेंगे 18 रन, तो 18 नो बॉल तो कोई करने वाला नहीं। तो अगर इमरान खान सोच रहे हैं कि कोई 18 नो बॉल करेगा और उनको रन मिल जाएंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। तो इमरान खान, दूसरी चीज़ यह कि पाकिस्तान को समझना होगा, जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में एक तो आपको सेना आपके साथ होनी चाहिए और दूसरा पंजाब आपके साथ होना चाहिए। पाकिस्तान का मतलब पंजाब, यहाँ पे दोनों नाराज हैं, सेना भी आपसे नाराज है, पाकिस्तान फौज आपसे नाराज है और पंजाब भी आपसे नाराज है। यही एक वजह है कि अगर आपने देखा होगा जो एक सारी जमातें एक साथ मिलकर आई हैं वो शहबाज शरीफ का नाम ले रही हैं। नवाज शरीफ इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें ऑलरेडी उन पे जो करप्शन के चार्जेस हैं, जब तक वो नहीं होता तो तब तक वो नहीं कर सकते, लेकिन शहबाज शरीफ क्योंकि वो पंजाब को एक साथ रखना चाहते हैं। अगर कोई भी जमात आएगी, शहबाज शरीफ का इसलिए नाम दिया गया है। तो पंजाब अगर आपके साथ नहीं है, पाकिस्तान की फौज आपके साथ नहीं है, तो फिर आपको अल्लाह ताला भी बचा नहीं सकते पाकिस्तान में।
बिल्कुल, और यही अब एक वजह भी है कि इमरान खुद भी इस बात को समझ रहे हैं। अब से कुछ देर के बाद में जब उनका संबोधन होगा तो शायद उनके भी जहन में इस बात का जरूर एक आएगा बात कि कहीं ये जो संबोधन है उनका आखिरी तो नहीं। ये एक मन में उनके मलाल भी होगा कि वो अपने साथियों को अपने साथ बांध कर नहीं रख पाए और अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही वो आज ऐसे मझधार में बीच में अटके हुए हैं कि वो इधर भी नहीं जा पा रहे हैं, ना सरकार बना पा रहे हैं, सरकार ना चला पा रहे हैं और ना ही विपक्ष की तरफ जाने के लिए मन पक्का कर पा रहे हैं। अब से कुछ देर के बाद में जब इमरान खान का संबोधन होगा तो अपने संबोधन में वो क्या कहते हैं ये देखने वाली बात है। लेकिन इस संबोधन के पहले इमरान खान एक अहम बैठक का अभी इस समय हिस्सा हैं। आपको बता दें एनएससी की जो बैठक है उसमें इमरान खान अभी शामिल हैं। हमने कल भी देखा था, कल भी जब इमरान खान का संबोधन होने वाला था कासवर जी, उसके पहले भी एक अहम बैठक हुई थी जहां पर सेना प्रमुख या फिर आईएसआई प्रमुख थे और उसके बाद में संबोधन उनका टल गया। देखिए मैं आपको बताऊं कि जी देखिए मैं आपको बताऊं कि जो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक जो आर्म फोर्सेस का जो रोल है वो बड़ा वाइडर रोल है। अगर इस किस्म की सिचुएशन हो जाती है तो आर्म फोर्सेस जो है वो गार्डियन के तौर पे एक्ट करती हैं अकॉर्डिंग टू आइन। और ये इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है और पाकिस्तान की सारी पॉलिटिक्स जो है, अपोजिशन पार्टी, गवर्नमेंट जो है वो एक मुद्दे के अंदर उलझे हुए हैं, तो इस तनाजुर में आर्म फोर्सेस का जो रोल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कासवर जी माफी के साथ रोकूंगी जरा, एक ये भी अपडेट आई है कि अमेरिका के राजनयिक को पाक ने समन किया है, विदेशी राजनयिक की भाषा को गलत बताया एनएससी की बैठक के दौरान। इस खबर से जुड़ी हुई भी क्या अपडेट है? जी अब दोबारा मुझे आपकी आवाज नहीं आई। कासवर जी बड़ी खबर एक ये है कि अमेरिका के राजनयिक को पाक ने समन किया है। जिस भाषा का इस्तेमाल एनएससी की बैठक में किया गया उस पर आपत्ति जताई है, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, हमारे पास ये इतलात आ रही है कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने उनको समन किया है, लेकिन कौन सी कहानी के ऊपर समन किया है, कौन से मुद्दे पे और उसमें क्या क्या बात हुई है, तो उसमें हम जानने की कोशिश करते हैं, अपडेट करेंगे नाज़रीन को। लेकिन हमारे पास ये एक बहुत बड़ी खबर है। हमने तो हमेशा सुना है कि या तो अफगानिस्तान के उसके एम्बेसडर को बुलाया जाता है या फिर इंडिया के हाई कमिश्नर को। अब हमने बहुत कम सुना है कि किसी यूरोपियन कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव या एम्बेसडर को बुलाया हो या फिर अमेरिकन को। तो ये बड़ी आपस में बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। मैं देखना होगा कि इसमें क्या चीज डिस्कस हुई है। मैं इस दौरान अपडेट लेने की कोशिश करता हूं, लेकिन इस एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। बिल्कुल, और यही एक खबर भी है कि इमरान खान का जो संबोधन है वो उसमें भी कुछ डिले यहाँ पर जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि जो समय मुकर्रर किया गया था उस समय के अनुसार अभी तक ये इमरान खान का संबोधन शुरू नहीं हुआ। और एनएससी की इस समय बैठक यानी कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो इस समय बैठक चल रही है, इमरान खान इस बैठक में शामिल हैं और बताया जा रहा है कि जिस तरह से जिस भाषा के इस्तेमाल की बात कही गई थी, अमेरिका के राजनयिक को पाक ने समन किया है और उस पर आपत्ति भी जताई गई है। खासतौर से कि जिस तरह से जो तमाम तस्वीरें एक के बाद एक डेवलपमेंट्स यहाँ पर हो रहे हैं। कासवर, तो इसको क्या ये देखा जाए कि इमरान खान का संबोधन होगा, थोड़ा देरी से ही सही होगा? मेरा ख्याल है कि वो आज लाजमी होगा, क्योंकि कल उनका जो है जैसे वो लेट हुआ है। हेड ऑफ स्टेट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी अपनी ईगो है, अना है, उनकी अपनी डिग्निटी है। आज भी अगर होता है तो बहुत बड़े क्वेश्चन रेज हो जाएंगे, लेकिन ये है कि देर सवेर हो जाती है। अभी मुझे भी एक मैसेज आया है कि शायद वो डिले हो गया है उनका मैसेज, उनका जो है एड्रेस है, लेकिन परहैप्स होगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक नौजवान ने मुझे अभी एक सोर्स ने मुझे कंफर्म किया है कि लेकिन होगा लाजमी। मैं आपको बताऊं कि जिस तरह आज उन्होंने बुलाया पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने उनको, एक इस बहुत बड़ी खबर है, लेकिन जो अभी तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने किसी मुल्क का नाम तो नहीं लिया कि अमेरिकन की तरफ से थ्रेट है या किसकी तरफ से, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया और उनके कुछ अपने जो दोस्त हैं, अपने कैबिनेट के लोग हैं, वो बिटवीन द लाइन ये बात इशारे कर रहे थे कि शायद अमेरिकन की तरफ से इस किस्म की कोई कहानी हुई है। तो इस तनाजुर में मेरा ख्याल है कि फॉरेन ऑफिस ने उनको अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए बुलाया। एक चीज और भी मैं आपको बताता चलो कि स्टेट डिपार्टमेंट के हवाले से भी आज लोकल मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को किसी किस्म का थ्रेट
नहीं दिया। बिल्कुल, तो और बड़ी जिस तरह से ये इस थ्रेट की बात हो रही है यही माना भी जा रहा है। पहले खबर ये थी कि रिकॉर्डेड होगा इमरान खान का ये संबोधन, लेकिन अब अपडेट ये है कि इमरान खान का ये संबोधन लाइव होगा और अब से कुछ देर के बाद में इमरान खान का जैसे ही संबोधन होगा टाइम्स आना भारत पर सबसे पहले आप देखेंगे। यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं।